हेलो एवरीवन। आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ पलक जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो पलक, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मधुर। मैं आप सभी को पलक के बारे में तीन चार पॉइंट्स बताना चाहूंगा। ठीक है। सबसे पहले कि ये करेंटली अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी हरियाणा में। ठीक है। और सेकेंडली इन्होंने पोस्ट डॉक भी कर रखी है आईआईटी बॉम्बे से। ठीक है। और पीएचडी मैथमेटिक्स एनआईटी इलाहाबाद से, एमएनआईटी इलाहाबाद से पास आउट है। एमएससी एमएनआईटी इलाहाबाद से पास आउट है। और जो हम जैसे केमिस्ट्री की जर्नी में जब भी पीएचडी की बात करते हैं तो जैम, सीएसआईआर नेट और गेट के एग्जाम की बात करते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सीएसआईआर नेट में ऑल इंडिया रैंक 42 रही है, और गेट में 518 रैंक रही है, और जैम में 416 रैंक रही है। तो आप सभी को पलक से आज की कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा नई चीजें सीखने को मिलने वाली है। जो आज के टाइम पे डाटा साइंटिस्ट की हम जो बात करते हैं एज अ करियर ऑप्शन, उसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज आपको बहुत सी नई चीजों के बारे में जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि इनके पास अप्रोक्स 15 साल का एक्सपीरियंस है जिनका बैकग्राउंड रहा है मैथमेटिक्स। तो हम एक एक पॉइंट को डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स से इन्होंने पास किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं पलक की, आफ्टर बीएससी जैम का एग्जाम होता है। ठीक है। देन एमएससी में एडमिशन के लिए, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जैम का एग्जाम होता है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके जैम का एग्जाम का? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मधुर, आपने मेरे को इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। हेलो एवरीवन। जैम का एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो मतलब इजी भी नहीं था और डिफिकल्ट भी नहीं था। जब मैंने जैम दिया तब बहुत ज़्यादा कोचिंग्स ऐसे फैशन में नहीं थी, मतलब नहीं। इतना ज़्यादा इजी एक्सेसिबल रिसोर्स नहीं था। तो तब एक संवेदना पब्लिकेशन करके बुक्स आया करती थी जैम की, ओके। तो मैंने उसकी हेल्प ली और बस मैं घर चली गई अपने और मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। और शुरू से ही मेरा बीएससी मैथ्स ऑनर्स, मैंने भले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, वहाँ पर प्योर मैथमेटिक्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है, पर मुझे हमेशा से अप्लाइड मैथमेटिक्स में रुचि रही। और मैंने जैम में भी यही स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे अपना अप्लाइड मैथमेटिक्स को और स्ट्रॉन्ग करके और उसी में ही अपने आप को एक्सेल करके क्वालिफाई करना है। और काफ़ी हद तक मेरे को उसी स्ट्रैटेजी से सफलता भी मिली। और मैंने अप्लाइड मैथ्स पढ़ा काफ़ी अच्छे से, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए बहुत ज़्यादा, कम कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा और क्वालिफाई किया जैम। तो बस यही मेरी लर्निंग रही उस जर्नी से कि भले ही आपके पास कोचिंग ना हो, अगर आपके पास कंटेंट सही है, बेसिक कंसेप्ट्स आपके सही हैं, तो आप कहीं भी बैठ के क्वालिफाई कर सकते हो। राइट। भले ही आजकल कोचिंग का ट्रेंड चल रहा है, बट बिल्कुल। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट, दिस इज व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है कि अगर आपके पास कंटेंट हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि पलक ने बताया, और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक लगा सकते हैं। और अप्लाइड मैथमेटिक्स से ही इन्होंने जैम में इतनी अच्छी जैम रैंक कॉलेज, अचीव हाँ कर जी। ली है। ठीक है, क्योंकि उसमें तो प्योर मैथमेटिक्स भी आती है। तो हम ये चीज सीख सकते हैं कि जो कोचिंग के बिना भी हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर जैम जैम क्वालिफाई करके एमएनआईटी इलाहाबाद में इन्होंने एडमिशन लिया, एमएससी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 2 साल का एमएससी में? देखिए मैंने क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी इससे पहले, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हॉस्टल्स नहीं होते कॉलेज के साथ ज़्यादातर। ओके। तो पीजी मतलब बाहर रहना पड़ता था रूम लेके। तो ओके। वो कभी मैंने ना हॉस्टल वाली लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करी थी। और एक वो बीटेक वाला माहौल अलग ही तरह का होता है, एनआईटी हो गया या आईआईटी हो गया, तो वो एक अलग ही तरह का एटमॉस्फेयर होता है। राइट। तो मुझे उस टाइप का एक अलग एक्सपोजर मिला एनआईटी जाकर, मेरा हॉस्टल अंदर था, मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। अलग अलग डांस क्लब वगैरह भी होते हैं, अलॉन्ग विद स्टडी आप वो भी कर सकते हो। और जब मैं बैचलर्स कर रही थी तो मुझे आज भी याद है कि आई वांटेड टू स्टार्ट अ जॉब एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आप तब ओके। यंग होते हो, आप बस यही पिक्चर कर सकते हो कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाना शुरू करना है। राइट। बट जब मैं एनआईटी गई, मतलब ठीक है वहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं मैथ्स वालों के लिए, और अब तो वो 100% प्लेसमेंट दे रहा है मैथ्स, ओके। एमएससी मैथ्स से भी। उस टाइम भी देता था।
और मेरा मतलब कई यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज में भी कुछ राउंड तक मैंने क्वालिफाई कर लिया था, बट देन आई स्टॉप्ड माई सेल्फ एंड आई डिसाइडेड कि रिसर्च में जाना है। वहां से जाके मुझे ये मोटिवेशन मिला कि क्योंकि एनआईटीज में ज्यादातर अप्लाइड में काम हो रहा है रिसर्च में, तो ओके। मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये भी एक ऑप्शन है और मैं इसको एक्सप्लोर कर सकती हूँ। बट ओवरऑल कॉलेज का कहूँ एक्सपोजर तो वो बहुत अच्छा रहा, मतलब अच्छे फ्रेंड्स बने, कैंपस लाइफ मैंने काफी एंजॉय किया अलॉन्ग विद माय स्टडीज। और बस एक जो मेरी लर्निंग वहां से ये है कि मैं पहले ये सोचा करती थी कि गेट नेट ये क्वालिफाई करने के लिए एक डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अगर आप एमएससी के साथ साथ ही अपना तैयारी करते चलोगे तो आजकल तो ऑनलाइन भी इतना कुछ हाँ। अवेलेबल है कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। राइट। वो टाइम थोड़ा पुराना था तो तब उतना अवेयरनेस नहीं होती थी, इंटरनेट इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता था। राइट। तो बस वो थोड़ा मेरा लर्निंग है कि मैंने वहीं से स्टार्ट किया होता तो वन गो में मेरा उसी टाइम पे निकल जाता, नेट या गेट जो भी हुआ। तो बस यही एक मेरा ड्रॉबैक रहा, अदरवाइज कॉलेज लाइफ वाज रियली गुड। ओके। सो जैसा कि एमएससी में कोई स्टूडेंट जा रहा होता है कि जैसे आज के जो स्टूडेंट न्यू जनरेशन जेम का एग्जाम देके और आईआईटीज एनआईटीज में जो जाने वाली है, तो जैसा कि पलक ने बताया कि मैम पलक आप ये चीज बताना चाहेंगे कि दो चार ऐसी बातें जो जो न्यू जनरेशन जाने वाली है उन चीजों के बारे में थोड़ा ध्यान रखें, और तो ध्यान में रखेंगे तो और बेटर कर पाएंगे। देखो पहली चीज तो ये मेरी जर्नी से ये सीख सकते हैं, पहली चीज तो यही है कि अगर तुम्हारा मेरा भी ड्रीम था कि मेरा आईआईटी में हो जाए, जाम यही सोच के तैयारी करता है कोई भी राइट। स्टूडेंट है। राइट। पर अगर नहीं भी होता, आप अगर सही डायरेक्शन में तैयारी करते हो, डिसहार्टन नहीं होना है। जिस भी एनआईटी में मिले, एनआईटीज आर ऑल्सो रियली गुड। गुड। बस आपको डेडिकेटेड रहना है, आपको तैयारी करते रहना है और आपको अपना वे जरूर मिलेगा। पहली चीज तो हमेशा ये याद रखनी है। दूसरी चीज ये कि अब दोनों तरह की चीजें पॉसिबल हैं कि आप मैथ्स में भी तो स्पेसिफिकली कि आपको प्लेसमेंट मिल ही जाता है, आप एनआईटी में हो या आईआईटी में हो। तो आपको ये चीज डिसाइड करना है अपने लिए कि आप रिसर्च में जाना चाहते हो, क्योंकि रिसर्च थोड़ा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो जाता है। राइट। तो उस चीज को सोच के आपको अपने सीनियर्स से बात करो जो वहां पे पीएचडी कर रहे हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं पीएचडी में। पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, एआई जितनी जल्दी हमारा सब कुछ सराउंडिंग्स चेंज कर रहा है, तो रिसर्च ऐसी चीज है, और अगर आपने एक बार कर लिया और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक बन गए, तो आपका रिप्लेसमेंट एआई कर दे वो बहुत मुश्किल है। Yeah. वैसे ही प्राइवेट जॉब्स में, कंपनी जॉब में काफी इजी है कि बहुत आने वाले समय में कुछ नहीं पता कि क्या बदलने वाला है। राइट। बट ये ऐसी चीज है कि ऐसी जॉब्स खत्म होने में काफी समय लग जाएगा। राइट। तो भले ही ये लंबी जर्नी लग रही है अभी के लिए, बट इट विल गिव यू गुड फ्रूट्स इन फ्यूचर। सो कीप दैट इन माइंड। और डीमोटिवेट नहीं होना है, चाहे कोई भी कॉलेज में ले, अगर आपको कुछ हासिल करना है आप कहीं से भी कर सकते हो। सो जैसा कि पलक ने बताया कि ओब्वियसली आपको मोटिवेट तो रहना ही है, और रिसर्च एक बहुत लंबा करियर ऑप्शन है, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो। ठीक है। सो जैसा कि पलक ने एमएससी के साथ ही क्वालिफाई किए हैं एग्जाम, और बता भी रहे हैं अपनी जर्नी के थ्रू कि आप एमएससी के साथ भी एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सीएसआईआर नेट में ऑल इंडिया रैंक 42 रही है। तो उस एग्जाम के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो उस एग्जाम के एक्सपीरियंस से आप स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे? देखो सबसे पहले तो ये है कि एग्जाम से डरना नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा आता है। जैसे मैथ्स के लिए मैं बता सकती हूँ कि लीनियर अलजेब्रा बहुत ज्यादा आता है। ऐसे सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, उन सब्जेक्ट्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके कंसेप्ट रिवाइज करते रहना है। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि सब सही सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, उस पर अपनी कमांड बनाना, और साथ में जो आपके फेवरेट हैं उनको तो तैयार करोगे तो वो आपको सरप्लस मार्क्स देंगे ही। राइट। और मैथ्स में क्या होता है कि 20 मार्क्स का एप्टीट्यूड और रीजनिंग का भी पोर्शन आता है, तो उस पे वो बच्चे जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, पर वो आपको कई बार काफी हद तक हेल्प कर जाता है, क्योंकि राइट। कई बार मैथ्स का ऐसा पार्ट आ जाता है कि आप नहीं क्लिक होता उस टाइम पे, पर रीजनिंग और एप्टीट्यूड अगर आप मैथ्स से हो तो काफी इजी होना ही राइट। चाहिए आपके लिए। बिल्कुल। तो वो जरूर करें। और साथ में अपने मोस्ट जो जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है वो कोर्स सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करें, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि राइट। मतलब ठीक है, कंसेप्ट तो पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़नी है, पर
वंस आपका क्वालिफाई हो जाए तो वहां पे रुकना नहीं है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि राइट। जब आप एक बार वो क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर एनआईटी हो गया, आईआईटी हो गया, जितने भी और अदर इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपना एंट्रेंस कराते हैं, राइट। अपना इंटरव्यू कराते हैं, तो बिल्कुल। उसमें आपको थ्योरेटिकली भी साउंड होना पड़ता है। तो राइट। उसके बाद बस कोई एक सब्जेक्ट चूज कर ले, जैसे मैंने न्यूमेरिकल मेथड्स किया था, मैंने उसका सारा कंटेंट कवर किया जितना पॉसिबल हो पाया मुझसे। और वहां पे वो आपको, क्योंकि बोर्ड पे ले जाके दे आस्क यू कि कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। क्योंकि आप एमएससी करके आते हो, थोड़ा नर्वस होते हो, तो उस चीज पे थोड़ा कमांड करें थ्योरी पे। एक ही सब्जेक्ट को अगर आप कर लेंगे अच्छे से तो आपको काफी हेल्प मिलेगी इंटरव्यू में आगे के प्रोसेस के लिए। ओके। सो जैसा कि हर एग्जाम के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं, और आप ये ऐसे एग्जाम्स हैं, सीएसआईआर नेट हो गया, कि आप एक सब्जेक्ट और एक या दो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अच्छे से तो आपका ये एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो सकता है। ना कि हम पूरा सिलेबस कवर करने जाएं सिलेबस। तो उसमें बहुत हम पूरा सिलेबस करने जाते हैं तो हम वीक रह जाते हैं कहीं ना कहीं, और हमारा स्कोर उतना नहीं हो पाता है। ठीक है। सो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे गेट में मैंने आपको बताया कि 5-1 रैंक, 5-6-8 रैंक अचीव करी है। ठीक है। तो पलक ये दो एग्जाम कैसे डिफरेंट है, गेट का और सीएसआईआर नेट का, आपके अकॉर्डिंग? देखो सीएसआईआर नेट में सेक्शन वाइज चीजें होती है कि राइट। बी सेक्शन जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, राइट। उसमें एक ही आंसर करेक्ट होता है। पर सी सेक्शन सबसे ट्रिकी होता है मैथ्स में, उसमें एक से ज्यादा सही आंसर्स हो सकते हैं, तो वहां पर स्कोर करना थोड़ा चैलेंजिंग होता हो जाता है सीएसआईआर नेट में। वहीं अगर गेट की बात करें तो उसमें एक तो अप्लाइड पोर्शन मैथ्स का काफी इजी आता है। अगर आपने जैम किया हुआ है तो वो आपको काफी इजी लगेगा एक बार, मतलब अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो वहां पे हेल्प कर जाता है अगर आपने जैम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके। और दूसरी चीज ये, गेट में मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होते हैं पर बहुत टफ नहीं होते कंपैरेटिवली टू नेट। तो माय मतलब मेरा जो लर्निंग है वो यही है कि गेट क्वालिफाई करना थोड़ा इजी हो जाता है उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो अप्लाइड बैकग्राउंड से हैं। ओके। तो गेट इजी है मेरे लिए तो यही रहा है। और बाकी दोनों एग्जाम की अपने अपने चैलेंजेस हैं। राइट। मेन यही है कि आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना वहां पे बेटर परफॉर्म कर पाओगे। टाइम फिक्स करके रखो कि जितने आवर का आपका एग्जाम होता है उतना सेट करके रखो, प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर उसी टाइम ड्यूरेशन में। राइट। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके। सो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि पीएचडी इन्होंने एनआईटी इलाहाबाद से पास आउट है ये। ठीक है। तो पीएचडी का एक्सपीरियंस, जैसे 4 ईयर पीएचडी का आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो जैसे जनरली मैंने सुना है कि केमिस्ट्री में हम बात करते हैं 6 साल 7 साल पीएचडी की। ठीक है। तो क्या मैथमेटिक्स में भी ऐसा रहता है कि 4 साल से ज्यादा भी लग जाते हैं? बिल्कुल होता है, मतलब वही मैं बोलूंगी यहाँ पर, फिर वही अप्लाइड और प्योर का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, और आपके गाइड सुपरवाइजर कैसा है उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। राइट। बट अप्लाइड में पेपर, मतलब इट डिपेंड्स कि आपका पेपर पब्लिकेशन कितनी जल्दी आ रहा है। जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में 2 पेपर पब्लिकेशन वाज रिक्वायर्ड, ओके। तभी आप अपनी पीएचडी सबमिट कर सकते थे, मतलब पब्लिश्ड हो जाए जब। तो अब ये आपके सुपरवाइजर पे डिपेंड करेगा, आपका पब्लिकेशन कितने स्पीड से आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। और क्योंकि मैथ्स में चाहे प्योर हो चाहे अप्लाइड हो, कोई भी लैब वर्क नहीं होता। अप्लाइड में मोस्टली लैपटॉप पे कोडिंग से काम हो जाता है, तो वो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो, राइट। कितना भी टाइम डेडिकेट कर सकते हो राइट। आप। केमिस्ट्री में तो लैब वर्क इज टू हेक्टिक, आपको खड़े रहना पड़ता है फॉर आवर्स, ये सब नहीं है मैथ्स में। तो वहां पर थोड़ा हमें एडवांटेज मिल जाता है। और मेरे लिए एक एडवांटेज ये भी रहा कि पीएचडी ज्वाइन करने से पहले मतलब मेरे को रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला था। तो उससे मुझे बहुत सारा एक एक्सपीरियंस मिला कि पेपर कैसे लिखना है, प्रॉब्लम कैसे डिफाइन करनी है। तो अगर आप थोड़ा सा, या तो एमएससी के टाइम पे ही इंटर्नशिप कर लो रिसर्च की, आजकल काफ़ी आईआईटीज एनआईटीज ओपन रखते हैं समर इंटर्नशिप्स। राइट। तो वो अगर आप करोगे तो वो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि रिसर्च में एक्चुअली होता क्या है। उससे आप ये भी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या आप रियली रिसर्च में इंटरेस्टेड हो भी या नहीं। तो वो आप अगर आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपका पीएचडी मैथ्स में रिलेटिवली केमिस्ट्री से जल्दी हो जाता है, दैट्स ट्रू। पर हाँ, ऐसे लोग हैं जिनके 6 साल से ज्यादा भी लगे हैं मैथ्स में। इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट, ऑन द सुपरवाइजर एंड योर पब्लिकेशन टाइमिंग। ओके। सो फैक्टर्स पे चीजें डिपेंड करती हैं, जैसा कि पलक ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और मेरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही था कि किनको पीएचडी करनी चाहिए, जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है मेरा, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं या पोस्ट डॉक कर रहे होते हैं। तो उसका आंसर भी पलक ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है।
कि आप पहले ही उस चीज का एक्सपीरियंस ले सकते हैं थ्रू इंटर्नशिप। आज के टाइम पे आईआईटीज एनआईटीज ने ओपन कर रखा है कि आप इंटर्नशिप करने आ सकते हैं। इवन आईजर्स हो गए, ठीक है, आईएससी हो गया, आइजर। तो सब प्रोफेसर ओपन रखते हैं। आप उनकी साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, उनके आईआईटीज की साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। और मैंने जैसे पलक ने 2 साल तक वर्क भी किया है रिसर्च में, और 1 साल और दिया है रिसर्च में, तो उनको आइडिया हुआ कि हाँ ठीक है, मेरे को रिसर्च में ही अपना करियर आगे बढ़ाना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे दिया है कि पीएचडी का जो हमारी थिंकिंग होती है आफ्टर एमएससी, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है पीएचडी वालों के लिए, जो पीएचडी करते हैं या नहीं करते, जिनका जो बीच में रहते हैं, जिनका इंटरेस्ट थोड़ा सा होता है और नहीं भी होता, ठीक है, हम्म। तो उनके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट रहता है कि क्या मैं इतना टाइम दे पाऊंगा या। तो यही फैक्टर्स के लिए हम ये चेन स्टार्ट कर रखी है मैंने, कि जो पलक ने बताया कि आपके अंदर इंटरेस्ट के बारे में आप इंटर्नशिप से पता कर सकते हैं कि आपके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप परस्यू कर सकते हैं। और पलक, मैं इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप 3-4 फैक्टर्स बताना चाहें कि आपने पीएचडी कर ली है और पोस्ट डॉक के बारे में आपको आइडिया है, तो किन स्टूडेंट्स को वैसे तो इंटर्नशिप करने के बाद आइडिया लग जाता है, बट फिर भी आप अपनी जर्नी से बताना चाहें कि किन स्टूडेंट्स को परस्यू करनी चाहिए, और क्या क्या चीजें आपके अंदर आपको रख के चलनी पड़ेगी पीएचडी की जर्नी में। सबसे पहले तो पेशेंस ही है। राइट। और दूसरी चीज की, थोड़ा इंडिया में ऑब्वियसली स्टाइपेंड एट पार नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो आपको बस ये भी माइंड में रखना है कि, और दैट टू फर्स्ट 2 इयर्स में सेम रहती है, एंड देन इफ यू आर प्रमोटेड एज अ एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलो तो वो इंक्रीज होती है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती गिवन टुडेज जितना भी आजकल का महंगाई है, और उसके कंपैरिजन में काफी कम है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आप वो कॉस्ट बियर कर पाओ। दूसरी चीज ये है कि अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं पीएचडी के टाइम में, तो आपको मेंटली बहुत मोटिवेटेड रखना पड़ता है अपने आप को। राइट। तो मतलब टू समराइज इट, सबसे पहली तो चीज यही है कि आपको मोटिवेशन होना चाहिए खुद से रिसर्च करने का, तभी आप वो जर्नी कंप्लीट कर पाओगे। राइट। दूसरी चीज ये है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वरी नहीं कर सकते कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ऑल दो आजकल वैसे फ्रीलांसिंग जॉब बहुत सारी हैं। और टू बी फ्रैंक, मैंने साथ साथ पीएचडी के वो भी किया है टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। तो और आपकी स्किल्स भी शार्प होती रहती है अगर आप वो राइट। सब करते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पीएचडी स्टाइपेंड पे ही डिपेंडेंट रहोगे। आप अगर स्मार्ट इनफ हो तो यू कैन अर्न एक्स्ट्रा मनी ऑलवेज थ्रू योर स्किल्स एंड नॉलेज। बट फॉर मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे बस मैं यही बोलूंगी कि जितनी अनसर्टेनिटी आजकल आईटी सीएस और इन सब कॉरपोरेट मार्केट में है, तो ये काफी सेफ करियर ऑप्शन है। थोड़ा लंबा जरूर है बट काफी सेफ है। तो ओके। आई एम हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे, मैंने पीएचडी करी, पोस्ट डॉक किया, आई हैव सम स्किल टू इन माई हैंड कि मैं उसके बेसिस पे एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकती हूँ, बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। और रिसर्च ऐसी चीज है कि एआई खुद से नहीं कर सकता, यू हैव टू राइट। डू इट योरसेल्फ, यू नीड अ ह्यूमन ब्रेन टू डू दैट। राइट। राइट। तो कीप दैट इन माइंड, और बस मोटिवेटेड रहना है, दैट्स इट। ओके। सो जैसा पलक ने बताया कि मोटिवेट रहना है, और बिल्कुल नई चीज जो कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, ऑब्वियसली जो हो चुका है उसके बारे में वो बता सकता है, जो होने वाला है उसके बारे में तो नहीं बता सकता ऑब्वियसली, ठीक है। सो राइट। हम उसमें जैसे मैंने पीएचडी वालों से, पीएचडी मैम सर जितने भी होते हैं पोस्ट कर रहे होते हैं, तो उनकी जर्नी में देखा है कि जैसा पलक ने भी बताया कि अप्स डाउन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। पेशेंस, जो कि सबसे पहला वर्ड पीएचडी वाले जो पीएचडी कर चुके होते हैं वो सबसे पहला वर्ड पेशेंस ही बोलते हैं, क्योंकि पूरी जर्नी से आप पेशेंस, जो आपकी लाइफ में जो कितना भी नीचे आप जाओ तो भी आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हो, ठीक है। सो इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम एज अ करियर ऑप्शन बात करें मैथमेटिक्स में, ठीक है, फिर हम आपकी पोस्ट डॉक की जर्नी में भी डिस्कशन करेंगे। तो एज अ करियर ऑप्शन हम बात करें, चाहे आफ्टर बीएससी हो, चाहे आफ्टर एमएससी हो, और या आफ्टर पीएचडी हो, तो आफ्टर बीएससी से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि आप आफ्टर बीएससी से बताना चाहें। देखो आजकल तो बहुत सारा करियर ऑप्शन है, स्पेशली मैथमेटिक्स ऑनर्स करके या मैथ्स से भी अगर आप आ रहे हो बैकग्राउंड से, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। एक तो एनालिस्ट, रिसर्चर एनालिस्ट की जॉब मिल जाती है आपको, वो ओके। एक ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप अपनी स्किल थोड़ा डेटा साइंस की तरफ ले जाते हो, यानी कि मशीन लर्निंग पढ़ लेते हो,
और न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग पढ़ लेते हो, तो उसके हेल्प से आप डेटा साइंस की भी जॉब ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में थोड़ा स्पेशलाइजेशन कर लेते हो तो उसकी भी रिक्वायरमेंट है आजकल इंडस्ट्री में। और वो भी ऐसी जॉब्स हैं कि बहुत इजीली रिप्लेस अभी नहीं हो सकती हैं, तो वो भी आप एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। और एक चीज और है कि मतलब जैसे मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 1-2 साल ब्रेक लिया, उन्होंने बीएससी के बाद जॉब किया, बट अगेन दे केम बैक टू अकेडमिक, क्योंकि उन्हें लगा कि उस जॉब में वो मजा नहीं आ रहा है, मैथ्स उतना नहीं करने को मिल रहा है। अगर आप सब्जेक्ट से सच में प्यार करते हो तो वो आपको रिसर्च ही वो एंजॉयमेंट दे सकता है। बट राइट। हाँ, अगर आपको जॉब करनी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फैमिली फैक्टर्स होते हैं, और आपको अर्न करने का मन होता है तो वो होता है। उसके अलावा ऑब्वियसली गवर्नमेंट एग्जाम्स तो हैं ही जो आप क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे राइट। एसएससी हो गया, और उसके अलावा भी आरबीआई का हो गया, तो वो सब भी ऑप्शंस हैं। बट हाँ, अगर मैथ्स एज एन स्पेशलाइजेशन है तो आजकल डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एआईएमएल इंजीनियर्स भी होते हैं। मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर काफी हद तक, पर उसके लिए आपको कोडिंग पे कमांड करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर दोज काइंड ऑफ जॉब्स। ओके। सो इतने सारे करियर ऑप्शंस मैथमेटिक्स में पलक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो ये जो हम बात करते हैं डेटा साइंस की, और आपने जैसे मशीन लर्निंग की बात करी, ये मैथमेटिक्स इसको किस तरीके से मतलब जोड़ता है कि जो आपकी जर्नी में, जैसे आपने देखा एमएससी करी आपने, और आफ्टर एमएससी कोई स्टूडेंट डेटा साइंस में जाना चाहता है, राइट, तो वो कैसे जा सकता है? तो आप अगर उसको एक्सप्लेन कर पाए, करना चाहें। ओके, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इंडस्ट्री में किसी ना किसी कोडिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है टू गेट इनटू इंडस्ट्री। तो राइट। या तो मोस्टली तो वो पाइथन होती है आजकल। आर भी एक लैंग्वेज है जिसको आप यूज, मतलब कोई कोई इंडस्ट्री मांग लेते हैं, पर मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्री पाइथन मांगते हैं। तो एक आपको कोडिंग लैंग्वेज पे कमांड करनी पड़ती है। और जितने भी मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के एल्गोरिदम्स हैं वो सब मैथ्स बेस्ड हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स अच्छे से आनी चाहिए, लीनियर अलजेब्रा अच्छे से आनी चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, मतलब आपको उसको अप्लाई करना भी आना अप्लाई चाहिए करना। इंडस्ट्री प्रॉब्लम पे, थोड़ा बहुत डेटा पे आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आप वो कर पा रहे हो तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे लिंक्डइन पे आप कनेक्ट कर सकते हो कंपनी के एम्प्लॉयज से, उनसे आप पूछ सकते हो कब वैकेंसी आ रही है। ये सब करके आपको वैकेंसी पता चलेगी तो आपको अप्लाई करके जॉब मिलने के चांसेस होते हैं, इंटरव्यू मिलने के चांसेस होते हैं बेसिकली। Okay. या फिर आप गूगल सर्च भी करोगे, जॉब्स फॉर डेटा एनालिस्ट, जॉब्स फॉर रिसर्च एनालिस्ट, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि बीएससी मैथ्स मांग लेते हैं, एमएससी मैथ्स मांग लेते हैं। बट आपको अपना एक कोडिंग लैंग्वेज पे कमांड करना पड़ेगा फॉर श्योर। और जो इंडस्ट्री रेलिवेंट मैथमेटिक्स है, यानी कि लीनियर अलजेब्रा का एप्लीकेशन ऑन द डेटा, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन ऑन द डेटा, ये सब आपको अपना कमांड करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप इंडस्ट्री में compete कर पाओगे दूसरे लोगों के साथ। और मोस्टली इंडस्ट्री में क्या होता है, मतलब मैंने इंटरव्यू दिया था और प्लेसमेंट भी हुआ था मेरा, तो उसमें क्या होता है कि आपको पहले एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। सबसे पहले बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, अगर आप कॉलेज से भी प्लेसमेंट ले रहे हो, ओके। बाहर से ले रहे हो तो भी देना पड़ता है। तो ओके। वो आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग बेसिक अपनी रखनी ही पड़ेगी। और उसके बाद एक टेक्निकल राउंड होता है जिसमें वो कोडिंग वगैरह पूछते हैं, और एक फिर 1-on-1 इंटरव्यू होता है। तो ओके। दिस इज हाउ यू गेट अ जॉब। ओके। बट कॉलेज प्लेसमेंट लेना इजी होता है ऑफ कोर्स, बट देर आर ऑलवेज ऑप्शन ऑन इंटरनेट। राइट। राइट। बिल्कुल। इंटरनेट का हम जैसे यूज कर सकते हैं, जॉब जैसे लिंक्डइन आज के टाइम पे, और हम मेरी भी जनरली जिन भी सर या मैम से मुलाकात होती है, बात होती है, वो लिंक्डइन के थ्रू ही होती है। ठीक है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत सारे नए फील्ड के लोगों से कनेक्ट करता है। ठीक है। और जैसा कि पलक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मैथमेटिक्स डाटा साइंस को किस तरीके से टच करती है, ठीक है, और आप किस तरीके से उसको एज अ करियर ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे रिलेटेड ही मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स आपने बोला, ठीक है, वो डेटा साइंस में जैसे एमएससी को स्टूडेंट कर रहा है और उसको एज अ करियर ऑप्शन परस्यू करना है डेटा साइंस में, तो ऐसा होता है ना कि या तो उसको पता नहीं होता, फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग हम्म। कि अगर वो परस्यू करना चाहता है कि हाँ ठीक है, मैं मैथमेटिक्स के बाद मेरे को एज ए डाटा साइंटिस्ट करियर परस्यू करना है, तो एमएससी करते टाइम आप दो चार चीजें ऐसा बताना चाहिए कि आप साथ में ये भी करना स्टार्ट करें जिससे आपको जॉब अच्छी और जल्दी मिल जाए।
देखो एक चैनल बताती हूँ, मैंने यूट्यूब से पढ़ा है हमेशा से। तो एक कैंपस एक्स करके चैनल है, वो बहुत अच्छी कोडिंग सिखाता है, पहली चीज पाइथन में। ओके। और वो बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाता है। मतलब वो मैथ्स ऐसे पढ़ाएगा, मैंने भी वैसे विजुअलाइज नहीं किया था, ऑल्दो मेरा मैथ्स में काफी ज्यादा टाइम मैंने स्पेंड किया, पर क्योंकि हमें थियोरेटिकली ही पढ़ाया जाता है और हम राइट। एग्जाम्स मतलब थोड़ा रिसर्च पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ते, वो नहीं पढ़। डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो गो टू अ कैंपस एक्स चैनल, वो बहुत आपको फाइन वे दिखाएंगे कि कैसे आपको इसको फॉलो करना है और कैसे आपको अपनी इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स डेवलप करनी है। तो ओके। एक तो वही चैनल है, उसके अलावा कोर्सेरा पे भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बट वो पेड होते हैं। तो आई वोंट रिकमेंड दैट, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इतना पैसा तो होता नहीं है एमएससी में कि इतना स्पेंड कर ले। तो कैंपस एक्स आप कभी भी विजिट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, और आपको ठीक लगे तो उस पर पेड भी वर्जन है उसका। तो बट इट इज अ गुड चैनल, यू कैन फॉलो दैट, नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एट ऑल। ओके। ओके। सो हाँ जैसा एक मेरा इससे रिलेटेड, जैसा मैम ने चैनल बताया है, ठीक है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम इसलिए ही तो बात कर रहे हैं कि आपकी जो जर्नी है वो और इजियर बन जाए, ठीक है, इजी। क्योंकि उन्होंने वो जर्नी जी ली है, राइट। तो उन्होंने वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो तो वो आपको एक्सपीरियंस करके बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको गाइडेंस मिल रही है उस चीज की। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे एमएससी के बाद और पीएचडी के बाद, और हम उसको जोड़ते हैं डाटा साइंस से, तो क्या एमएससी के बाद पीएचडी या डाटा साइंस? तो अगर एक एमएससी स्टूडेंट और एक पीएचडी स्टूडेंट है, तो डाटा साइंस की हम बात करते हैं, तो कंपनी किसको ज्यादा प्रेफर करेगी? देखो फ्रैंकली, एक तो पहले एक चीज और कि गेट डेटा साइंस में भी होने लगा है अब। तो ओके। अगर आप पीएचडी डेटा साइंस में परस्यू करना चाहते हो, या फिर एक अगर मतलब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर आई गेस एमटेक कराते हैं डेटा साइंस में ही, और हम्म। वो गेट मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को भी लेते हैं। तो ओके। वो काफी अच्छा ऑप्शन है। एमटेक कराते हैं, नॉट एमएससी। तो उसके बाद प्लेसमेंट मेरे फ्रेंड्स ने किया है, दे गॉट प्लेसमेंट फ्रॉम देयर, और काफी अच्छा प्लेसमेंट मिला है उन लोगों को। ओके। थोड़ा हेक्टिक हो जाता है मैथ्स वालों के लिए, क्योंकि कोडिंग का लेवल थोड़ा हाई होता है ऑफ कोर्स, बट अगर आप ट्रूली जॉब करना चाहते हो उस डायरेक्शन में, तो दो टू कोर्सेज आर रियली गुड। तो उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ ये बात करोगे कि पीएचडी को ज्यादा प्रेफर करेंगे या एमएससी को, देखो एमएस दोनों का लेवल ऑफ जॉब अलग अलग हो जाता है। अगर राइट। आपने पीएचडी डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन में की है, तो आपको आर एंड डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जॉब मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। वो वेल पेइंग जॉब्स होती हैं ऑफ कोर्स, कंपैरेटिवली जो मास्टर्स की होती है, और ज्यादा सेफ होती हैं इन टर्म्स ऑफ कि आप वहाँ पे एल्गोरिदम डेवलप करने पे काम करते हो, ना कि अप्लाई करने में। एमएससी के बाद व्हाट दे एक्सपेक्ट इज कि आप अप्लाई कर पाओ। अप्लाई कर। तो ओके। ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो तो बट हाँ, एम टेक इज अ गुड ऑप्शन। ओके, सो ये बहुत नई चीज बताइए कि आप डाटा साइंस में भी गेट के थ्रू आप एमटेक में जा सकते हैं, ठीक है, और एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना कि आईआईटीज का इतना क्रेज है और नीट का इतना क्रेज है कि वो सोचते हैं कि अगर हमारा आईआईटीज में नहीं हुआ तो हमारा करियर ही मतलब खत्म सा ही हो गया, ठीक है। आजकल के स्टूडेंट्स में पेशेंस जैसा बहुत कम रह गया है, ठीक है, जो पहले के टाइम पे स्टूडेंट्स में था, जो हम में था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा है कि उसको समझ में ही नहीं आता कि अगर मेरा आईआईटी में नहीं हुआ तो उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया। तो हम हाँ जिस राइट। करियर ऑप्शन की बात कर रहे हैं डाटा साइंस की, वो आईआईटियंस भी उसको परस्यू करते हैं, और आफ्टर मैथमेटिक्स आप अच्छे इंस्टीट्यूट से एमएससी करके और उसमें अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पोस्ट डॉक की तरफ हम आते हैं, ठीक है। मैं आप सभी को बता दूं, पलक ने पोस्ट डॉक कर रखी है आईआईटी बॉम्बे से, ठीक है, 5 से 6 महीने आईआईटी बॉम्बे से पलक जुड़ी हुई रही हैं। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? आईआईटी बॉम्बे तो अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब मैं सुनती थी आईआईटी बॉम्बे के बारे में हमेशा से, बट जब मैं वहाँ गई तो वो एक अलग ही फीलिंग, अलग ही एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और एक चीज़ और कि मतलब मेरा जो स्पेशलाइजेशन है पीएचडी का, वो इन्फेक्शियस डिजीज मॉडलिंग है। वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कोरोना आया तो उसकी वजह से अवेयरनेस बढ़ी है इंडिया में भी, और काफ़ी फंडिंग मिल रही है इस फील्ड को, पब्लिक हेल्थ बोला जाता है इसको इन जनरल। और मेरा काम है उसमें मैथमेट उस डेटा को यूज करके मैथमेटिकली मॉडल करके फोरकास्ट करना डिजीज बर्डन को, या फिर हम कोई नया इंटरवेंशन ला रहे हैं उसको कि कितना नंबर रहेगा,
डिजीज का, कितने लोग बचेंगे डेथ से, ये सब बातें प्रेडिक्ट करना है यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, तो उस चीज का बहुत ज्यादा स्कोप है अभी इंडिया में, बहुत कम लोग हैं जो उस स्पेशलाइजेशन में हैं। तो आईआईटी बॉम्बे में इंडिया की पहली लैब खुली है, उसको बोलते हैं नेशनल डिजीज मॉडलिंग कंसोर्शियम, और वहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज मॉडलर्स को हायर किया जाता है, और हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से डेटा आता है, उसके बेसिस पे हमें उन्हें बहुत सारे इंसाइट्स देने होते हैं, और उसके बेसिस पे हमें मॉडल डेवलप करना होता है। तो इसमें भी अब काफी ज्यादा स्कोप हो गया है पब्लिक हेल्थ में मैथमेटिकल पीपल का। अगर आप इनफैक्ट डेटा एनालिसिस भी सीख लेते हो पब्लिक हेल्थ डेटा पे, वो भी आपको एक करियर ऑप्शन दे देता है आज की डेट में। और इंडिया क्योंकि ऑफ कोर्स अभी इस चीज में ग्रो कर रहा है, तो काफी राइट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और आगे रहेंगी आने वाले टाइम के, क्योंकि डिजीज तो खत्म होने वाली है नहीं। राइट तो दैट इज अ सैड थिंग, बट इट विल गिव यू अ जॉब अपॉर्चुनिटी। तो राइट वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस टर्म में, और मेरे वहाँ पे जाके काफी ज्यादा अच्छे अच्छे लोगों से मिलने को मिला। वहाँ पे कॉन्स्टेंटली वर्कशॉप होते रहते थे, बाहर से बहुत ज्यादा प्रोफेसर्स आते थे, और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे बहुत अवेलेबल थे, अपना डेडिकेटेड वर्क स्टेशन मिलता था, लैब बहुत अच्छी थी। तो इट वॉज ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। और ये फील्ड अभी काफी ग्रोइंग है, तो बहुत अच्छा मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। ओके। सो डिजीज मॉडलिंग, ठीक है, ऐसा फील्ड है जो एज अ करियर ऑप्शन आप परस्यू कर सकते हैं, और इन फ्यूचर बहुत सारे ऑप्शंस इसमें, जैसे पलक ने बहुत सही एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो पोस्ट डॉक करने के बाद और अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रहे हैं मुंजाल यूनिवर्सिटी में, हरियाणा में। तो अभी जैसे बीटेक स्टूडेंट्स को पढ़ाना और रिसर्च से, अभी भी आप रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर अभी केवल मतलब पढ़ाने पे ही हमारा फोकस है ऐसा? देखो, जब आप नया नया ज्वाइन करते हो पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा टाइम लगता है आपको एडजस्ट होने में। तो वो राइट टाइम मेरा थोड़ा सही हो गया है, मतलब मैंने वो चीज़ समझ ली है कि कैसे हैंडल करना है, ऑल्दो लर्निंग तो चलती रहेगी राइट हमेशा। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी जब आईआईटी बॉम्बे में थी, तो एक कोलैबोरेशन में काम कर रही थी इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के एक प्रोफेसर हैं उनके साथ। और वो प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल टीबी डिवीजन के साथ है, उसमें हम टीबी मॉडलिंग कर रहे हैं। टीबी मीन्स ट्यूबरकुलोसिस का मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव डन दैट ऑल्सो। तो वो मेरा कोलैबोरेशन अभी भी चल रहा है। साथ में मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे बाहर से कोई रिसर्च कंसल्टेंसी मिल पाए, तो उससे भी मेरा मतलब कोलैबोरेशन कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो रिसर्च छोड़नी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में बहुत जल्दी पेपर पब्लिश हो रहा है, मैथ्स में तो बहुत जल्दी होता है, दिस इज ओके व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। तो आपको लगातार काम करना ही पड़ेगा। वंस आपका छूट गया तो फिर वो एक ट्रैक पे आने में फिर काफी टाइम लग जाता है। तो और ये जो यूनिवर्सिटी है, ये थोड़ा मतलब वैसे अच्छी है कि आपको लोड कम देती है पढ़ाने का, जैसे मेरा 9 आवर्स का लोड है टीचिंग का। तो इन टर्म्स ऑफ दैट रिसर्च के लिए टाइम मिलेगा। बट हाँ, आप जब पहली बार पढ़ाने जाते हो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उससे डरना नहीं है। मेरे को भी लगा था कि पता नहीं मैं रिसर्च कंटिन्यू कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, प्रोजेक्ट वर्क कर पाऊंगी नहीं, बट नाउ आई एम गुड टू गो। और अब धीरे धीरे मैंने अपना वापस से काम स्टार्ट कर दिया है। तो ओके रिसर्च तो करनी ही है, दैट यू शुड नॉट लीव, क्योंकि ये एंड नहीं होना चाहिए जर्नी का। आपको रिसर्च वाइज भी ग्रो करना है, और अच्छे इंस्टीट्यूट्स में ट्राई करते रहना है टू गेट अ गुड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब ऑलवेज। और राइट बाकी बीटेक को पढ़ाना चैलेंजिंग हो गया है आज के टाइम में थोड़ा, बट ठीक है। राइट। क्योंकि टाइम इतना, इंटरनेट का जमाना है, ठीक है, कि स्टूडेंट सबसे पहले टीचर पढ़ा रहा है। मैं भी जेई स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 11th 12th के नीट स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के माइंड में उसका फोकस बहुत कम हो चुका है, ठीक है, जो कि राइट आजकल रील्स का जो टाइम चल रहा है, ठीक है, उससे फोकस बहुत कम हो चुका है। पेशेंस खत्म हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। ये मैं दो राइट चार बातें इस वीडियो के थ्रू इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, ठीक है। पेशेंस जो पीएचडी की जर्नी में जो एमएससी के थ्रू जाते हैं, उनमें जितना पेशेंस होता है वो बहुत मुश्किल देखा जाता है, ठीक है। और राइट फोकस जो आज के मैं छोटे बच्चों को, आप बीटेक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जो मेरे थ्रू मतलब जेई स्टूडेंट्स जिनका नहीं होता है, या फिर जो जेई के स्टूडेंट्स होते हैं, आप बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऐसा कह सकते हैं। बट फोकस की जो बात आती है, तो वो एक्चुअल में आज के टाइम पे बहुत कम हो चुका है। तो वो कम हो टीचर गया है, के लिए बहुत मुश्किल है कि उसको 1 घंटे तक इंगेज करना अपनी टीचिंग में, एंगेज करना। जो कि वो पढ़ना भी नहीं चाहता, ठीक है, कि वो कुछ राइट और ही करना चाहता है लाइफ में, राइट।
तो मैं आप सभी को बता दूं कि 15 साल का जो मैथमेटिक्स का एक्सपीरियंस है जो आज पलक ने शेयर किया है आप सभी के साथ, तो आपको किसी भी रिलेटेड, जैसे मैंने बात करी बीएससी के रिलेटेड और एमएससी के रिलेटेड, पीएचडी के रिलेटेड, पोस्ट डॉक के रिलेटेड, कोई इंटर्नशिप के बारे में आपको बात करनी हो, ठीक है, आप बाहर से पीएचडी करना चाहते हैं और एज अ करियर ऑप्शन आप मैथमेटिक्स को बनाना चाहते हैं, तो आपको अगर किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जब भी पलक को टाइम होगा तो वो आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा पलक हमेशा हर किसी से यही रहता है कि इतनी लंबी जर्नी रही है हमारी, उसमें बहुत सारे अप्स और डाउन्स आते हैं, तो किन चीजों के बातों को आपने ध्यान में रखा जो आपको मोटिव करती रही आगे बढ़ने के लिए, और अभी भी, ठीक है, इवन 15 साल आपने दे दिया और अभी भी आपने बोला कि मेरे को रिसर्च में कंटिन्यू करना है, तो वो ऐसी कौन सी दो चार बातें हैं जो आपकी आज आने वाली जनरेशन और आज की जनरेशन को बताना चाहें? देखो, सबसे पहले तो यही चीज़ है कि डाउन्स बहुत सारे आते हैं पीएचडी में स्पेशली। तो मेरा ये था कि मैं स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल काफ़ी हूँ, तो मैंने उस चीज़ को अपना एक पॉजिटिव साइड देके और जो नेगेटिविटी आती थी उससे दूर करने की कोशिश करती थी। बाकी हमेशा ये माइंड में रखा कि मुझे इंडिपेंडेंट ज़रूर बनना है। एज़ अ गर्ल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंडिपेंडेंट रहो। तो वो चीज़ हमेशा मुझे मोटिवेट करती रही। और मैं, मेरे फादर, मतलब हम 3 सिस्टर्स हैं, तो मेरे फादर का हमेशा से यही था कि तीनों को मुझे बेस्ट एजुकेशन देनी है। ही वॉज वेरी क्लियर कि गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ना है, उसके अलावा मैं प्राइवेट से नहीं पढ़ाऊंगा। तो पहली चीज़ तो ये कि आप अगर जब किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का एंट्रेंस का एग्जाम प्रिपरेशन करते हो ना, तो उसी जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। आजकल प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए हैं बहुत सारे, बट ये जो जर्नी होती है प्रिपरेशन वाली, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है, आपको बहुत हम्बल कर जाती है, क्योंकि आपको फेलियर भी देखना पड़ जाता है कभी कभी। और उस फेलियर से डरना नहीं है, बस ये हमेशा याद रखना है। जैसे मेरे को भी ये लगता था कि पता नहीं मैं आईआईटी नहीं पहुंची, जैसे एमएससी में, ठीक है, मेरे को और कोई एनआईटी ही मिल रहे थे, बेटर एनआईटीज मिल रहे थे, बट क्योंकि मैं यूपी से हूँ तो मेरे पापा ने सोचा कि ठीक है यहीं पे पढ़ाना ठीक है। तो बट उससे मैं डीमोटिवेट नहीं हुई कभी, हमेशा मुझे लगा ठीक है जो मुझे अचीव करना है मैं कहीं भी रह के कर सकती हूँ। और मेरे टाइम में तो उतना इंटरनेट नहीं था, अब तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है एट योर फिंगर टिप्स। तो किसी भी चीज से डीमोटिवेट नहीं होना है, चाहे आपका एंट्रेंस क्लियर हो या नहीं क्लियर हो, आप प्रिपरेशन करोगे तो उसी में बहुत कुछ सीख जाओगे। राइट। वो चीज हमेशा माइंड में रखो। और बस अपने पेरेंट्स के लिए सोच के कि कुछ तो अचीव करके दिखाना ही है उनको, ये मेरे अंदर हमेशा रहा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि उनको ये ना लगे कि उनका सन नहीं है कभी, एक वो माइंडसेट हो जाता है आपका डेवलप जब आप तीनों डॉटर्स होते हो। तो वो मेरे को हमेशा एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहा लाइफ में। और बाकी मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे हमेशा बहुत मोटिवेटेड रखा। मेरी शादी हो गई थी पीएचडी के ड्यूरेशन में, वो भी डिस्ट्रैक्शन होता है पीएचडी राइट। जर्नी में, पर उसको कभी भी एज अ डिस्ट्रैक्शन मेरी लाइफ में नहीं आया, वो हमेशा एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर आया। तो कोई भी चीज आपको डिसाइड करनी है कि आपको कैसे आगे लेके जानी है, और हमेशा मोटिवेटेड रहना है। हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिलो, अपना ग्रुप अच्छा रखो, और बस ऐसे ही जर्नी कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही देती है अच्छी जगह। राइट। राइट। ओके। सो थैंक यू सो मच पलक, आपने अपना बहुत वैल्यूबल टाइम दिया और बहुत हेल्पफुल रहेगा ये स्टूडेंट्स को, तो थैंक यू सो मच। आई होप। थैंक यू सो मच मधुर। थैंक यू एवरीवन।